घबराने की आवश्यकता नहीं है। मतभेद, मनभेद, संघर्ष, दीनहीन की सेवा, ये तमाम सारी चीजें उन्होंने आचरण में ला करके सबके सामने प्रस्तुत किया है। और आज यही वजह है, दल से हट करके दिल से लोग, पूरे रीवा जिला के लोग उनका स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी को निवेदन है कि आए हमारे दर्शन। सबसे पहले अपने परिवार के सदस्यों को प्रणाम करता हूं, अपने परिवार के छोटे भाइयों को। मंच पर विराजमान हमारे दो तरह के गुरु, राजनीति के, वकालत के, दोनों को गुरु हमारे मंच पर विराजमान है। हमारे बंधु घनश्याम सिंह जी, मैं उनके चरण में प्रणाम करता हूं। हमारे अधिवक्ता परिषद के पूर्व अध्यक्ष शिवेंद्र उपाध्याय जी, अभी आपने सुना, शायद अभिनंदन कम किया, मान ज़्यादा किया। भाई शिवेंद्र, अखंड प्रताप जी, हमारे पाठक जी, और अभी जब कोई कह रहे थे राजकुमार जी या कोई बोल रहे थे तो एक बड़ी बात कह रहे थे, मैंने उसमें थोड़ा ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष राजन जी, मैं जैसा इसको उल्टा देखता हूँ, अधिवक्ता संघ के ऐतिहासिक अध्यक्ष राजन कुमार, ऐसा हमारे दादा भाई सुशील तिवारी जी, हमारे लक्ष्मी दास जी, हमारे राघव मिश्रा जी, और जिनका नाम संतोष स्वामी जी वहाँ छुपे छुपे बैठे हैं, वो है कि नहीं है? नाम जरूर लेना चाहिए, बिना उनका नाम लिए काम नहीं चलेगा। और हमारे विधानसभा के माननीय सदस्य सत्येंद्र तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई अजय जी, और मेरे सामने बैठे हुए अधिवक्ता संघ में हमारे सब सीनियर राजा अरुण प्रताप जी, मोहम्मद सिंह जी, और राजनीति की शुरुआत जहाँ से हुई शायद हमको दिखाई पड़े हैं कि नहीं, राजेंद्र मिश्रा जी सबसे पहले हार का स्वाद उन्हीं से चखा था, इसलिए उनको याद करना पड़ेगा। हमारे राजेंद्र मिश्रा जी 80 की जब चर्चा आई तो हम दोनों गुट से लड़े थे, वो जीते थे, हम हारे थे। अब ये बात अलग है कि 4 बार हारे तो 100 दिन सोनार की, 1 दिन लोहार की हमारी भी हमारे अधिवक्ता संघ के सभी पदाधिकारी भाई और यहाँ पर उपस्थित सभी अधिवक्ता संघ के साथी भाई हैं। अभी कुछ मांगे आई हैं, मैं वहीं से शुरू करना चाहता हूँ। आप सबकी कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से एक अवसर मिला है इस पद पर पहुँचने का। स्वाभाविक तौर पर जब इस पद में मैं गया तो मेरी भूमिका जो है महाभारत के भीष्म पितामह की होगी। और याद रखो, मैं आपको वचन देता हूं कि भीष्म पितामह की भूमिका में होते हुए भी मैं धृतराष्ट्र नहीं बन सकता। जब कभी कोई आवश्यकता होगी उसके लिए अपनी तरफ से, अब शिवेंद्र जी हमारा पोले खोल रहे हैं, मैंने सलाह दी, उनको बता दिया कि ऐसा करना चाहिए, हमारे कहने से नहीं करना चाहिए। हमने तो थोड़ा सा इशारा किया कि कुछ इधर से हो तो फिर हमको कुछ करने में सहूलियत है। मन की इच्छा है कि हमारे यहाँ भी अच्छे अधिवक्ता पैदा हो, क्योंकि अधिवक्ता संघ हमारा ऐसे ही महान अधिवक्ता संघ नहीं फैलाया। हमने कितने चीफ जस्टिस दिए यहाँ से, कितने न्यायाधीश दिए हमने, ये हमारे अधिवक्ता संघ का कमाल है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, जरा देख लेना गूगल से उठा करके, जितना ज़्यादा जुडिशियल में भेजने का रिकॉर्ड हमारे रीवा अधिवक्ता संघ का, शायद किसी दूसरे अधिवक्ता संघ का मध्य प्रदेश में। कई साथी उनका नाम भी भूल गए होंगे, गुरप्रसाद सिंह जी हो गए, वर्मा जी हो गए, कौन कौन नहीं हुए, कितने लोग निकल के गए, रामपाल सिंह जी हुए, सब निकल करके इसी अधिवक्ता संघ के गए। इसकी गौरवशाली परंपरा रही है। ये बात अलग है कि आज परिस्थितियां कुछ दूसरी तरह की हैं। हमारे अधिवक्ता साथियों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है
और सबसे बड़ी समस्या उनकी आर्थिक संकट है, क्योंकि उनका कोई प्रोटेक्शन नहीं था, अर्थ के मामले में कुछ नहीं है। हमारे जो नवोदित अधिवक्ता आते हैं उनका भी कोई न तो अधिवक्ता परिषद की तरफ से और न शायद सरकार की तरफ से इस तरह की कोई योजना नहीं है जिससे उनको मदद मिल सकती हो। कई बार हम देखते हैं कि कई चीजें ऐसी घट जाती है जिसके कारण भी हमको उन संकटों का ज्यादा सामना करना पड़ता है। अभी एक वैश्विक महामारी आई, इसमें सबसे ज्यादा कोई पीड़ित यदि हुआ तो सबसे ज्यादा वो नया जो अधिवक्ता है वही सबसे ज्यादा पीड़ित हुआ। मुझे जानकारी है इस बात की, क्योंकि मैं उनके साथ उठता हूँ, बैठता हूँ। क्योंकि वकील होकर के वो दूसरा काम भी नहीं कर सकता। लाइसेंस है उसके पास, काली कोट है, टाई है, शर्ट है, बाकी लोग तो यदि बेकार हुए तो दूसरा काम कर लिया, वो कैसे करें। हमारे अधिवक्ताओं के ऊपर जैसा भी कह रहे थे कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट केवल घोषणा हुई है, वो शायद तैयार हुआ है, चिंता नहीं करें, नहीं तो तैयार हुआ है, पटल में आने वाला है विधानसभा में। इस सत्र को लगाएंगे, शायद अगले सत्र में आएगा तो फिर वो निश्चित तौर पर वो कानून बनेगा। मैं 2-3 बातें साथियों कहना चाहता हूँ, वकीलों से हटकर उस समाज के बारे में कहना चाहता हूँ। मुझे जब अध्यक्ष की कुर्सी पर ले जाया गया तो वहां एक सामने दंड चलता है जिसको राजदंड कहते हैं। तो मार्शल खड़े होते हैं और मुख्यमंत्री और प्रतिपक्षी नेता उस आसन तक ले जाते हैं और वो राजदंड होता है। मानिए दंड का अधिकार विधानसभा अध्यक्ष को प्राप्त होता है, वो राजदंड है। तो मुझे एक पुराना जब याद आया तो मैंने विचार किया इसका क्या करना। तो पुराने जब राजा महाराजा हुआ करते थे तो उनका भी राज तिलक होता था। राज तिलक होता था तो पूजा पाठ हो जाए, फिर उनको मुकुट पहनाया तो राजमाता आकर के मुकुट पहनाती थी और फिर उनके जो गुरुदेव हुआ करते थे वो उनको एक दंड देते थे और राजा से कहते थे कि ये दंड तुम्हारे हाथ में राजदंड, अब इससे जीवन और मृत्यु तुम्हारे हाथ में, किसी को जीवन दे सकते हो और किसी को मृत्यु दे सकते हो, दोनों कर सकते हो। तब जाकर के अपने गुरुदेव का चरण छूते थे वो, तो उनके पीठ में वो अपने हाथ को एक थंब मारता था और ये कहता था कि ये धर्म दंड है, वो तुम्हारे राजदंड से ये बड़ा धर्म दंड होता, इतना याद रखो। वही मैंने भी अपने पीठ में धर्म दंड किया है, यदि अधिकार मिला है तो उसके साथ कर्तव्य का भी बोध होना चाहिए। आप सबके बीच से गया, इसी सड़क में लड़ाई लड़ते हुए न जाने कितनी बार हम लोगों ने सड़कों में आंदोलन किया, रिक्शा वाले के लिए, हमारे नगर पालिका के कर्मचारियों के लिए, खेतिहर मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, वकीलों के लिए, हाई कोर्ट के लिए, बेंच के लिए, कितना आंदोलन किया हम लोगों। हमारे वीरेंद्र सिंह जी हैं, हम दोनों जब हाई कोर्ट के आंदोलन में मुकदमा चला हम लोगों के ऊपर, तो उस समय सीजीएम थे, कौन थे वो, हाँ कोई डीके जैन थे। और जब गए तो ये हुआ कि मुकदमा आया तो क्या करना है इसको, तो हमने वीरेंद्र से कहा चलो दोनों स्वीकार करते, हमने अपराध किया है। और जब हम गए वहां पर अदालत में तो हमने कहा हम मुलजिम बयान देना चाहते हैं। हम दोनों ने बयान लिखाया, बयान में हमने यही लिखाया कि रीवा को हमारी हाई कोर्ट की बेंच चाहिए, इसके लिए हमें फांसी होती हो तो हमें मंजूर है। अभी उसमें हमारे बयान में रिकॉर्ड है। उस रिकॉर्ड होने के बाद जब सीजीएम साहब ने फैसला दिया तो उसमें फैसले में लिखा उन्होंने कि हालांकि इन्होंने अपराध की स्वीकारोक्ति की है, इसमें दंड के प्रावधान हैं, पर जिस सामाजिक उद्देश्य को लेकर के इन दोनों ने अपराध कारित किया है उसमें केवल अदालत उठने तक की सजा इनको दी जाती है। अदालत उठने तक हम लोग बैठे और चलिए, यही संघर्ष किया। आप सबके इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अब कुछ नए लड़के आए होंगे, क्योंकि 17 साल हो गया हमको अदालत से बाहर आए हुए, पर आपका परिवार का सदस्य बना रहूं। बीच में सीएन वगैरह जब अध्यक्ष ने पता नहीं क्या फैसला करा दिया कि जिनका लाइसेंस है यदि वो रिपोर्ट नहीं करते तो 2 लाख रुपए जुर्माना लगेगा, और नोटिस आ गए हैं, खत्म बाद में किया 2 लाख रुपए जमा करो। अब 2 लाख कहाँ मिले, तो
तो हमने हमारा जूनियर गुजरात था, हमने कहा जाओ सरेंडर कराओ इसको वकालत लाइसेंस को, नहीं हम चलाते इसको क्योंकि वकालत करना नहीं, सरेंडर कर दिया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश को निरस्त कर दिया, तो फिर हमको फिर 5,000 रुपये जमा करना नया लाइसेंस लेने के लिए, तब नया लाइसेंस मिला। और सौभाग्य से वो लाइसेंस है, इसलिए मैं कहता हूं कि मैं परिवार का सदस्य हूं। बहुत सारी चीजें हैं, कई सालों के अंतराल में रीमा की सत्ता को सबने देखा है, कई रूपों में देखा है। मैंने उस परिभाषा को बदलने का प्रयास किया है। और जब भाई राजकुमार जी कह रहे थे कि मेरे मन के भीतर है कि मन का भेद नहीं हो, विचार का भेद हो, मतभेद हो, हमारा अलग विचार आपके हो सकते हैं, आपके हो सकते हैं, आपके हो सकते हैं, अलग अलग विचार रखो, अलग अलग दलों में काम करो, पर जो विचार धारा निकले वो धारा इस तरह की हो रीवा के लिए कि जैसे गंगा नदी में कई तरह की धाराएं आती है और मिलकर के गंगा नदी बनकर के अमृत जल लेकर के लोगों का कल्याण का काम करती है। तो ये जो विचारधारा आगे बढ़े वो रीवा जिले के कल्याण के लिए। इसलिए मैंने आते ही उस दिन भी कहा था, मुझे अब कहा जाता है कि मैं दोनों पक्ष का नहीं हूं। अब मैं पक्षपात नहीं करूंगा, मुझसे अपेक्षा ये है, तो मैंने वहां कहा है कि रीवा का पक्ष लेने से मैं पक्षपाती कहलाऊंगा, तो ऐसा पक्षपाती कहलाना मैं पसंद करूंगा, रीवा का पक्ष लेता है। स्वाभाविक है भाई राजेंद्र जी ने और शिवेन जी ने बहुत अच्छी मांगे रखी, पर कई बार राजेंद्र जी ऐसा हो जाता है कि हम कोई निर्णय गलत समय में सही निर्णय लेते हैं और सही समय में गलत निर्णय लेते हैं। अब इसको समझना, आप वकील हो, सही समय में गलत निर्णय और गलत समय में सही निर्णय। कब कौन सा निर्णय लेना चाहिए था, शायद वो समय सही था। इतना आगे जाने के बाद थोड़ा सा गाड़ी वापस होना, 25-50 मीटर हो तो बैक करो, जब 10 किलोमीटर चले आए तो बैक में कहां तक गए, थोड़ा सा दिक्कत आएगी। तो भाई शिवेन ने जो कही है हमारे वकीलों को पढ़ने का कोई संस्थान हो, मेरे मन की इच्छा स्वयं की है। मैं जब कहता हूं कि रीवा में सर्वाधिक कैंसर के रोगी हैं, वैसे नहीं कहता, कोई भावना में नहीं कहता, मेरे परिवार में भी किसी को कैंसर नहीं, पर चूंकि रीवा जिले को मैं परिवार मानता हूं और मुझे ऐसा लगता है जब मेरे पास लोग आते हैं, तो मैं दादा भाई से कहना चाहता हूं, तमाम राजेंद्र जी से कहना चाहता हूं, रिकॉर्ड है ये, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी से 1700 लोगों को कैंसर का दवाई का पैसा मैं दिलवा चुका। 1700 सूची मेरे पास, सत्येंद्र के पास अलग है, तमाम विधायकों के पास अलग है। अच्छा, ये तो वो सूचियां हैं जो हम मुख्यमंत्री से पैसा दिलवाते हैं कैंसर की दवाई का। अभी मैं जब उस दिन बैठक ले रहा था तो अधिकारियों को कहा है ऐसे लोगों की भी सूची प्राप्त करो। कमला नेहरू अस्पताल है इलाहाबाद में, BHU है बनारस में, SPGI है लखनऊ में, नागपुर में कई कैंसर के अस्पताल है, यहाँ के मरीज सीधे वहाँ जाते हैं, जबलपुर में 2 कैंसर के अस्पताल हैं, जवाहरलाल नेहरू कैंसर अस्पताल भोपाल में है। सारे का रिकॉर्ड तलाशो और पता लगाओ कि कितने ऐसे मरीज हैं जो हम लोगों के पास नहीं आते, हमारी जानकारी नहीं, पर वो मरीज हैं और जाते हैं। मुझे अनुमान है मेरा स्वयं का कि तकरीबन 10,000 से ज़्यादा कैंसर के मरीज रीवा जिला के भीतर हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा तंबाकू का सेवन यही होता है। अब उसको किसी को जरा सा मर्ज हो गया, क्योंकि हमारे पास रिसर्च सेंटर नहीं है, तो जब वो तीसरे चौथे स्टेज में आता है तब पता चलता है कि उसको कैंसर है, तब तक देर हो चुकी होती है। तो क्यों नहीं एक रिसर्च सेंटर हो यहाँ। इसलिए मेरे स्वयं मन की इच्छा है यहाँ पर कोई रिसर्च का, कैंसर का रिसर्च इंस्टीट्यूट खुले, जहाँ रिसर्च हो सके, पहली स्टेज में, दूसरी स्टेज में हम उसको पता कर सके। इसलिए मेरे मन की स्वयं की ये मांग है कि मैं ऐसा करने का प्रयास करूँ। हमारे शिक्षा के क्षेत्र में भी, जैसा शिवेन जी ने कहा, भाई राजेंद्र जी ने कहा, मैं ऐसा चाहता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में भी, खासतौर पर कानून के क्षेत्र में भी अच्छे विद्यार्थी निकलें, अच्छी कानून की पढ़ाई को उनको अवसर मिले, क्योंकि यहाँ से बाहर जाकर के शायद वो सुविधा
बड़े वकील होंगे, कोई बड़े अधिकारी होंगे, अपने बच्चे को भेज सकते हैं, पर सामान्य आदमी, सामान्य परिवार का आदमी अपने बच्चे को उन स्कूलों में पढ़ा नहीं सकता जहाँ ये 10 लाख और 5 लाख की बात करते हैं। तो यहाँ हमारे भी बच्चे हो, वो उनको पढ़ने का अवसर मिले, और मैं ऐसा समझता हूँ कि अवसर मिलेगा तो रीवा की धरती इस मामले में बहुत उपजाऊ है। अब ये फर्क ये है कि हमारा जो ये बीज है, तो 2 खेत हो, एक दोनों खेत में बीज डालो, एक में खाद दो, पानी दो, स्वाभाविक है उसकी फसल बहुत अच्छी होगी, और जिसमें खाद पानी नहीं दोगे उसकी फसल कमजोर होगी। तो हमारे यहाँ खाद पानी देने की आवश्यकता है, उसके लिए हमारे लॉ इंस्टीट्यूट की आवश्यकता है, लॉ एजुकेशन सेंटर की आवश्यकता है, वो करना चाहिए, मैं ऐसा समझता हूँ, होना चाहिए इसमें। और इसमें हमारी सलाह मत मानना सीबेन जी, हमारे जो अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष, आप ऐसा मत कहना कि चूंकि स्पीकर साहब ने कहा इसलिए मैं मांग कर रहा हूँ। थोड़ा सा इसको बचा के रखना। जैसा मैंने पहले कहा है कि मैं भीष्म पितामह हूँ, ऊपर पट्टी बांध के नहीं बैठा हूँ, तो भीष्म पिता रहने देना, उससे मत हटा देना भैया को, वो भी पर चला है। पर मैं करूंगा उसके लिए थोड़ा सा इस बारे में बात उठे। हमारे यहाँ अभी सुशील जी बता रहे थे कि तमाम यहाँ पर फोरम हमारा मंजूर है, क्यों नहीं खुला वो? इसके बारे में आपको कुछ करना चाहिए। अब आप जब करेंगे तभी तो हम उसका, इतना हो सकता है कि आप कुछ करें, उसको मंजिल तक पहुंचाने का काम हम करें, कुछ तो करना आपको पड़ेगा। हम ही शुरू करें, हम ही तो अपने यहाँ गवही कहावत में खुद है ढूंढना गमने जाए, खुद भी आए गाँव में, तो कम से कम प्रयत्न कर पाओ। इसको तो बचाना पड़ेगा, थोड़ा करना आपको पड़ेगा, मदद हमको करनी पड़ेगी। इसलिए जब मैंने ये कहा तो मैंने रीवा में दूसरी तरह की राजनीति की शुरुआत की। यदि अवसर ईश्वर दे दिया, आप सबके आशीर्वाद से, कृपा से मुझे अवसर मिला, तो मैंने उस राजनीति को पलटने का प्रयास किया। मनभेद की राजनीति से बाहर निकल करके मतभेद तक सीमित करना। और मैं ऐसा समझता हूं कि सामाजिक संबंध हमारे जो हैं, यदि हमारे घनश्याम सिंह जी गुरु हैं राजनीति के, हमारे वकालत के, कम हुई गुरु क्यों नहीं मानना चाहिए? मेरे माता पिता ने मुझे पैदा किया, मैं उसको भूल कैसे जाऊं भाई? कोई कलेक्टर हो जाएगा, एसपी हो जाएगा, तो अपने माँ बाप को भूल जाता क्या? नहीं भूलता, मैं भी नहीं भूल सकता। और मैं सबको सलाह दे, खासतौर पर नौजवानों को सलाह देना चाहता हूं, इसको भूलना मत। इसको भूलोगे तो हमारी संस्कृति को भूल जाना होगा, हमारी परंपरा को भूल जाना होगा, जो समाज में सही दिशा की तरफ नहीं होगा। समाज को सही दिशा की तरफ ले जाना है तो हमारी परंपराओं को जीवित रखना होगा, हमारी संस्कृति को जीवित रखना होगा, हमें यह करना पड़ेगा। इसीलिए मैं जब रीवा में रहता हूं तो प्रतिदिन ऐसा प्रयास करता हूं कि 10-12 जगह जाकर के लोगों के घर में जाकर उनके साथ बैठकर चाय पी सकूं। क्या उनका, क्या हमारा जाता है? हम उसके पास बैठ गए तो कौन इसमें बुराई करता है? मुझे तो किसी ने बताया कि साहब आप किसी के यहाँ बैठ गए, मैं राजेंद्र मिश्रा जी के चला गया, सुशील तिवारी जी के चला गया, और हमने तो किसी ने हमको नहीं बताया कि साहब बड़ी बुराई हो रही उसमें। आजकल मैं तो देखता नहीं, तो लोग बताते हैं कि साहब ऐसा छपा है, ऐसा करके तो कहीं नहीं छपा। इसका मतलब कि लोग इसकी बुराई नहीं करते। यदि बुराई जिस चीज को नहीं करते उसको आगे बढ़ाने में क्या दिक्कत है? यदि मैं ऐसा कर सकता हूं, और मैं इसलिए भी करता हूं कि जब आप सामाजिक कोई काम करते हैं, उन सामाजिक कामों में हम सबको न्योता दे रहे हैं। बिटिया शादी करते हैं, सबको न्योता देना, सबके यहाँ कार्ड भिजवा देते हैं, सबके यहाँ कार्ड जाता है, सबको प्रयास करते हैं कि हमारे यहाँ में, तो बाकी दिनों में क्यों नहीं उस सामाजिक संबंध को हम कायम करें? तो आज जो एक और बड़ा खतरा आया है दादा भाई, वो खतरा ये है, ये जो मोबाइल चला है ये थोड़ा खतरनाक है। ये खतरनाक इसलिए नहीं उसे ज्ञान प्राप्त होता, खतरनाक इसलिए कि हम उसी पर आधारित हो गए। हमको किसी के घर की मृत्यु की सूचना हो, शोक की, तो उसी से शोक भेजते हैं। आपके पिताजी खत्म हो गए, मुझे बड़ा दुख हुआ। ले साहब, उसे डिजिटल युग का, उस मोबाइल का मैं विरोधी नहीं हूं। मैं एक चीज छोटी सी कहना चाहता हूं, मोबाइल से आप इंटीमेशन दे सकते हो, इंटीमेसी नहीं पैदा कर सकते। इसको गांठ बांध दो। इंटीमेशन केवल सूचना होती है, इंटीमेसी आत्मीयता पैदा करती है। इसीलिए मैं कहता हूं जब कि फेसबुक पर भरोसा रखो, मैं ऐसा नहीं कहता कि फेसबुक छोड़ दो,
और उसका भरोसा कम करो, फेस टू फेस पर ज्यादा भरोसा करो। मैं ये कहना चाहता हूं, हमारे उन आत्मीय संबंधों को जीवित रखना, हमारे उन भावों को जीवित रखना, हमारे उन संस्कारों को जीवित रखना। इसमें यदि समाज के भीतर माना जाता तो सबसे बुद्धिजीवी आप माने जाते हैं, बिना दबाव के। बाकी बुद्धिजीवी हैं, कॉलेज का प्रोफेसर है, लेक्चरर है, वो सब दबाव में है, सरकारी दबाव में रहते हैं। वो कैसे चलाएंगे इसको? उनके बनने के अंदर है कि कहीं ऐसा ना हो कि सत्येंद्र जी नाराज हो जाते इस कॉलेज में अंदर रह जाए। ऐसा उसके वकील को कहां ले जाओगे? रीवा से चौथर भेज सकते हो क्या? उसकी तबीयत आएगी तो चौथर वाला आके रीवा प्रैक्टिस करेगा, क्या कर लोगे? इसलिए बुद्धिजीवी होने के नाते सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी अधिवक्ताओं की। हमें इस बारे में इस दिशा में सोचना होगा। आज पूरे समाज के भीतर एक कलंक लगा हुआ है। राजनीति के भीतर जो जातिवाद का कलंक है, ये मामूली नहीं है, इसको ऐसा हल्के में मत लेना। बहुत गंभीर विषय डाल के जा रहा हूं। इसको कौन दूर करेगा? हमारे पढ़े लिखे लोग, हमारे बुद्धिजीवी ही तो इसको दूर कर सकते हैं, अच्छी बात करके इसको हटा सकते हैं। उल्टा हम उसी को बोने का प्रयास करते हैं। इन सारी जिम्मेदारियों को हमको लेना होगा। हमें यह संकल्प लेना होगा कि इन सारी बुराइयों को दूर करें, समाज से इनको बाहर करने का काम करेंगे, तभी जाकर के हम अधिवक्ता हैं, हम सब एक साथ हैं, एक परिवार के सदस्य बन के रहते हैं। ऐसा परिवार हम क्यों नहीं बना सकते? ऐसा परिवार बनाने की जरूरत है, और समाज में भी ऐसा परिवार बनाने की जरूरत है सबके साथ। इसलिए साथियों, इस अवसर पर चूंकि मुझे आपने अपने साथी के रूप में, अपने सदस्य के रूप में अधिवक्ता संघ में आने का अवसर दिया, इसलिए मैं भाई सीमेंट जी को, भाई राजेंद्र पांडे जी को, भाई अखंड जी को, पाठक जी को, दादा भाई को, सुशील जी को, वीरेंद्र जी को, राजकुमार शुक्ला जी को, लक्ष्मी जी को, तमाम इन सारे लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। और इससे ज़्यादा धन्यवाद आपको करना चाहता हूँ कि केवल ये नहीं बैठे हैं, आप भी सुनने के लिए आए। और सुनना केवल भाषण सुनना नहीं, भाषण की मैं किस्सा सुनाता हूँ, वो सुना करके जाता। भाषण कई बार लोग सुनते नहीं दादा, और भाषण का थोड़ा सा कटु अनुभव बहुत खराब है। वो अनुभव ये है, मैं कई बार कह चुका, यहाँ भी कह के हंसा के आपको जाना चाहता हूँ। पहले राजाओं का राज्य होता था, तो दो आदमी चौराहे में राजा की बड़ी बुराई कर रहे थे। राजा ने पकड़वाया दोनों को, पकड़ के लाओ सालों को, ले आए, उनको मृत्युदंड की सजा दी और 1 महीना का टाइम दिया कि 1 महीने बाद इनको मृत्युदंड में लटकाया जाए। अब दोनों का जेल में समय कैसे कटे? तो दोनों ने समय तय किया कि पारी पारी से भाषण करेंगे, जब वो करेगा तो वो सुनेगा, जब वो करेगा तो वो सुनेगा। अब कुछ दिन तो ठीक चला, बाद में जो दूसरा वाला था, बदमाश था, जब वो पहला वाला भाषण दे तो वो सो जाए, शुद्ध में न करे। अब जब उसका दिन फांसी का आया तो राजा ने पूछा पहले वाले से कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? तो उसने कहा मेरी अंतिम इच्छा है कि हमारा पूरा भाषण सुन ले, इसके बाद हमको फांसी लटका। तो पहले उससे पूछा कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? उसने कहा हमारी अंतिम इच्छा है कि इसका भाषण शुरू होने के पहले मुझे फांसी में लटका दिया। तो मैं भाषण देने नहीं आया हूँ, आप सबके परिवार के भीतर आया हूँ। आपकी जो भी जायज मांगे हैं, जो वास्तविकताएं हैं, उसको लेकर के जो भी अपने से बन सकता हो। मैंने पहले ही कहा है कि भीष्म पितामह की भूमिका में हूँ, पर धृतराष्ट्र की पट्टी मेरे आंख में नहीं है, उसको खोल करके मैं कुछ करूँगा, यही मैं आपको